हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये जो वीडियोस हैं 30 डेज 30 टॉपिक्स, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रोज़ एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। अगर आपने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं तैयार किया या फिर सिर्फ आपने एससीईआरटी पढ़ी हैं, तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस के वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि 30 मार्क्स की क्या है बीपीएससी के अंदर साइंस आती है एंड 15 to 18 मार्क्स आपके क्या है सिर्फ और सिर्फ बायो के होते हैं। बायो का वेटेज हमेशा हाई रहता है। तो क्या है, आपको सबसे पहले बायो कंप्लीट करनी है। अगर आप बायो को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 30 आउट ऑफ 15 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं। बाकी जो बचे मार्क्स है वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या है, बायो के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ब्रेन, आइज। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर टीचिंग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ये चीज़ आप भी जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको छोटी छोटी वीडियोस में टॉपिक कवर कराती हुई चलूँ, फ्लो चार्ट के जरिए आपको हर चीज़ समझाती हुई चलूँ। आप सिर्फ इन वीडियोस को सुन लेते हैं, एक बार इनकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लेते हैं, तो आपको सारे टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और आप इजिली क्या है साइंस के क्वेश्चन बना पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन, जो कि एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। रेस्पिरेशन देखिए, सबसे पहले क्या है, रेस्पिरेशन हम क्यों करते हैं? तो रेस्पिरेशन क्या करते हैं, हम एनर्जी को रिलीज करने के लिए करते हैं। और एनर्जी हमको क्यों ज़रूरी है? तो हम कोई भी काम करें उसके लिए हमको क्या है, एनर्जी ज़रूरी है। चाहे हमको चलना हो, फिरना हो, घूमना हो, या फिर लिखना हो, पढ़ना हो, या फिर एटलीस्ट हमको भोजन भी खाना है ना, हमको खाना भी खाना है, उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो इस वजह से हम रेस्पिरेशन करते हैं। अब दो चीज़ होती हैं, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीथिंग अलग है, दोनों चीज़ एक नहीं है। रेस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहले ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। तो जब हमारा ग्लूकोज मतलब जब जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट मिला। कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके बाद डाइजेस्ट होगा सिंपलर फॉर्म में, जो कि बनाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हम एयर से ले रहे हैं उसके साथ मिलके क्या बनाएगा, CO2 H2O प्लस एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे वर्क करने में। ठीक है, ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है आपका ब्रीथिंग। क्या होता है? ब्रीथिंग होता है कि हम जो O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, ये हमारा कहलाता है ब्रीथिंग, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इनहेलेशन क्या होता है, O2 को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन क्या होता है, CO2 को बाहर छोड़ना। अब देखिए, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है, रेस्पिरेशन हमारा सेल्स के अंदर होता है, इसीलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। लेकिन क्या है, हमारा जो ब्रीथिंग है ये सेल्स के अंदर नहीं होता है, तो ये हमारा क्या होता है, आउटसाइड द सेल होता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के अंदर हमारी एंजाइम्स भी यूज़ होती हैं। आपने देखा ना, कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई ना कोई एंजाइम होगी जो कि उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी, प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम है, फैट के लिए अलग एंजाइम है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक डाउन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम्स का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है एंजाइम का यूज़। लेकिन ब्रीथिंग के अंदर हम किसी भी एंजाइम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, ये इसके अंदर किसी भी एंजाइम का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये दो आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। अब देखिए, हम रेस्पिरेशन को देखते हैं। तो रेस्पिरेशन हमने बताया कि क्या है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए। अब रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें O2 की प्रेजेंस होती है। मैंने प्लस लगा दिया यहाँ पे, मतलब O2 की उपस्थिति में होता है जो रेस्पिरेशन। और जो O2 मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वो होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब माइनस। ठीक है, जो हमारा O2 की प्रेजेंस में नहीं होता वो होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो O2 की प्रेजेंस में होता है वो होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक चीज़ आप मुझे बताएंगे कि ह्यूमंस के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनएरोबिक। तो देखिए, ह्यूमंस के अंदर दोनों टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक भी और एनएरोबिक भी। एरोबिक नॉर्मली जो हम करते हैं वो हमारा जो हम एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे अंदर, वो होती है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब देखा जाता है, जब हम कोई बहुत हैवी वेट एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करके आते हैं, तो आपने देखा होगा हमारी सांसें फूल जाती हैं। सांसें फूल जाती हैं, हमारा क्या है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो कम होता है। ठीक है, कम होता है मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पा रही है, हम जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हैं। तो उस वक्त हमारी जो मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, आप याद रखिएगा, जो हमारी मसल्स हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हमारी मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों? और ये हमारी जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो हमारा ग्लूकोज है,
वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से क्या है, हमारी बॉडी के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। हमारी जो बॉडी है वो पेन महसूस करती है, क्रैम्प्स उठने लग जाते हैं हमारे अंदर। तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है कि जो हम जब बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे क्रैम्प्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है और हमारी जो मसल्स हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करने लग जाती हैं और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने लग जाती हैं। इसके अलावा आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में भी देखने को मिलता है, जो कि हम क्या है केक बनाने में या फिर बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, उसके अंदर भी क्या है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में कन्वर्ट होता है, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट के अंदर कैसे होता है, तो यीस्ट के अंदर ऐसे होता है, जो उसका ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है इथाइल एल्कोहल में, मतलब यहाँ पे एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, प्लस CO2, ठीक है, प्लस एनर्जी, तो ये सब निकल रहा है। तो वहाँ पे इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन कब होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, जो कि यीस्ट के अंदर होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए ह्यूमन रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ग्लूकोज O2 के साथ मिलकर CO2 H2O प्लस एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब कैसे कैसे होता है ये, सबसे पहले हमने O2 को इनहेल किया, O2 इनहेल करने के बाद ये नेजल कैविटी में जाता है। नेजल कैविटी के अंदर आपके म्यूकस और हेयर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, जो अनवांटेड डस्ट पार्टिकल हैं उनको अंदर नहीं जाने देता, वहीं पे क्या है उनको रोक लेता है, और जैसे ही आप छींकते हैं तो वो सारे पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ये हमारी जो एयर है, O2 रिच एयर है, ये हमारी फेरिंग्स में एंटर करती है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है एयर और वाटर के लिए, ठीक है। इस तरीके से होता है आपका फेरिंग्स, और ये दो में डिवाइड हो जाता है। ये आप मान लीजिए आपका फूड पाइप है और ये आपका विंड पाइप है, ठीक है। अब देखिए हमने जो खाना खाया वो विंड पाइप में ना चला जाए, इसके लिए यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, हम जब कोई खाना खा रहे हैं तो वो विंड पाइप में ना जाए, तो वो विंड पाइप में ना जाए तो विंड पाइप को ढक लेता है, ठीक है। तो हमारा खाना सिर्फ क्या है, फूड पाइप में जाता है, और जब हम विंड हमारे अंदर जाती है तो ये फूड पाइप को ढक लेता है, जिससे कि क्या है, विंड अपने पर्टिकुलर प्लेस से जाए। तो एपिग्लॉटिस आपको क्लियर हो गया। अब फेरिंग्स से जो एयर है वो ट्रैकिया में जाती है, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। अब ट्रैकिया से जाती है फिर ब्रोंकाई में, ठीक है। ब्रोंकाई होते हैं बहुत सारी होती हैं उनको बोलते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकस होता है सिंगुलर। अब ब्रोंकाई होते क्या हैं, मैं आपको एक और बार बता देती हूँ इसको। तो देखिए ये जो हमारा ट्रैकिया है ये इस तरीके से लंग्स में जाके डिवाइड हो गया, ये आपका लंग है, ठीक है। ये लंग्स में ऐसे करके डिवाइड हो जाता है, ये आपके दो लंग हैं, जैसे ये आपका दो लंग है, ठीक है। ये आपका क्या है, ब्रोंकाई हो गई, ये आपके क्या है, ब्रोंकाई हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाई हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर, इस तरीके से लंग्स के अंदर ये वापस से डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनके एंड में, ये जैसे मानिए ये आपका ब्रोंक्यूल था, अब ब्रोंक्यूल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में एंड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जो ब्रोंक्यूल्स थे ये डिवाइड हुए लंग्स के अंदर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये एल्वियोलाई में जाके एंड होता है, ये ब्रोंक्यूल्स एंड अप इनटू एल्वियोलाई, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है, इसमें ये एंड करते हैं। अब देखिए ये जो एल्वियोलाई है इसी के अंदर क्या है, आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज का मीनिंग है यहाँ पे आपकी जो CO2 है वो आपके ब्लड से बाहर जाएगी, और जो आपका O2 रिच एयर है वो अब आपके ब्लड के अंदर जाएगी, ठीक है। तो एल्वियोलाई से जो O2 रिच एयर है वो आपके ब्लड के अंदर चली जाएगी और CO2 बाहर निकल जाएगी। अब वापस से क्या है, जो CO2 है वो कैसे बाहर जाएगी, तो CO2 फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, फिर ब्रोंकाई में जाएगी, फिर ट्रैकिया में जाएगी, फिर फेरिंग्स में जाएगी, और नेजल कैविटी से होते हुए ये बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी O2 अंदर जाएगी और CO2 बाहर हो जाएगी। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखिए है, जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये हमने इनहेलेशन किया, मतलब हमारे O2 अंदर जा रही है, तो जब O2 अंदर जाती है तो यहाँ पे हमारा एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। लंग्स के जस्ट नीचे एक क्या है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। डोम शेप्ड है क्योंकि इस शेप का है ये, तो ये इसको हम बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। अब देखिए डायफ्राम होता क्या है, तो ये चेस्ट कैविटी और ये नीचे है एब्डोमिनल कैविटी, इसको क्या है, अलग करता है, ठीक है। तो जब हम क्या है इनहेलेशन करते हैं, मतलब O2 अंदर लेते हैं, तो ये जो डायफ्राम है ये नीचे चला जाता है, क्या है, ये नीचे चला जाता है,
यहाँ पे आपको एरो भी दिख रही होगी, अगर आपको एरो नहीं दिख रही तो नीचे को चला जाता है, ठीक है। और जो हमारे रिब्स हैं और जो हमारी चेस्ट है वो क्या है, फूल जाएगी, मतलब बाहर की ओर आ जाएगी और हमारी रिब्स ऊपर की ओर जाएंगी, ठीक है। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारी रिब्स ऊपर जा रही हैं, चेस्ट फूल रही है और डायफ्राम नीचे जा रहा है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, तो जो हमारा डायफ्राम है वो वापस से, जो नीचे गया था ना, तो ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा यहीं पे। और जो हमारी रिब्स है वो वापस से क्या है, सिकुड़ जाएंगी, मतलब कि क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, मतलब पहले फूल रही थी, ऊपर की ओर जा रही थी, अब नीचे की ओर आ जाएंगी, ठीक है। और ये अंदर की ओर चेस्ट हो जाएगी हमारी। तो ये होता है हमारा एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में। डायफ्राम ऊपर कब जाता है, नीचे कब जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।